नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास सौरभ सर जो है मेडिवर्सल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ हेड है इंटरनल मेडिसिन की। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको बुलाने के लिए यहाँ पे। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ल्यूपस जो है वो क्या है, इस बीमारी की वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं, शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कौन सबसे ज़्यादा परेशान है, महिला या पुरुष। तो हम सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये बीमारी जो है ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता है। हाँ। तो इस बीमारी के अवेयरनेस के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। ल्यूपस के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली इस टॉपिक का चुनने का ये रीज़न था कि यूजुअली ये बहुत लोग अनकॉमन डिजीज़ के रूप में इसको लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस से ये लेसन मिला है कि एक्चुअली ये इतना अनकॉमन नहीं है जितना ये लोग सोचा जाता है, क्योंकि इसका अवेयरनेस डॉक्टर्स इवन पेशेंट्स में ज़्यादा नहीं है और इसके चलते डायग्नोसिस में काफ़ी डिले होता है, इवन होता भी नहीं है। इसलिए इसका इंसिडेंस प्रिवेलेंस रिलेटिवली कम है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में ल्यूपस, जिसको सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं अवेयर करूं। एक्चुअली ये जो डिजीज़ है एशियंस, अफ्रीकन ब्लैक, हिस्पैनिक्स लोग में ज़्यादा पाया जाता है और अगर देखा जाए तो 65% लोग का जो एज इसमें होता है वो है 15 से 45 ईयर्स। 15 से कम वाले लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं और 45-50 से ऊपर वाले लोग को भी ये एसएलई या ल्यूपस अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसका अगर कारण के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पहला तो ये जानना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है कि एक्चुअली बॉडी में हम लोग का एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है जो बाहर का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा को आने से रोकता है, उससे लड़ाई करता है और हम लोग को शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन अगर वही इम्यून सेल्स, वही जो हम लोग को बचाने वाला है, हम ही लोग का सेल्स के अगेंस्ट बनने लगे तो हम लोग उसके चलते जो डिजीज़ उत्पन्न होगा उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो एसएलई ल्यूपस जिसको हम बात कर रहे हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है। तो इसका अगर जहाँ तक कारण के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो बहुत क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कुछ जीन्स जिनमें वो पाया जाता है उसमें होने का चांस ज़्यादा है ल्यूपस। हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है इसमें जिसके चलते भी ल्यूपस हो सकता है। जिसके परिवार में ल्यूपस है तो एक चांस रहता है कि उसके परिवार में ल्यूपस फिर से हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो मेरा मानना है कि इस ल्यूपस के बारे में इन डेप्थ में डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों को जानना चाहिए। जहाँ तक लक्षण का बात है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये हम ही लोग के बॉडी के अंदर का ऑर्गन्स या अंग को के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बना के उसको डैमेज करने लगता है। ल्यूपस को देखा गया है कि स्किन में, जॉइंट्स को, किडनी को, ब्लड को, ब्रेन को, लंग्स को, आईज को, ये सब को इफेक्ट कर सकता है। तो लक्षण भी उसी के हिसाब से आएगा और देखा गया है कि लक्षण का प्रभाव ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रकट होता है, टाइम लगता है। यहाँ तक भी रिसर्च में देखा गया है कि एक ल्यूपस का डायग्नोज करने में 4 साल भी लग जाता है और 3-4 फिजिशियन को दिखाने के बाद फिर डायग्नोसिस होता है। इसलिए भी और इम्पोर्टेंस हो जाता है कि रूमेटोलॉजिस्ट का संख्या बढ़ना चाहिए। इसका डिजीज़ के बारे में नॉलेज जनरल प्रैक्टिशनर और लोग को भी होना चाहिए, जिससे कि इसके बारे में सोचें और जल्दी से डायग्नोज करें, जिससे कि उसका लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाए। तो ये है। जहाँ तक लक्षण का है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों प्रैक्टिस पे कि ये यूजुअली पहले तो शुरू का सिम्टम्स सब में कॉमन सिम्टम्स सब यही होता है कि थका हुआ है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, वजन गिर रहा है, बुखार जैसा लगता है, बुखार है, जोड़ में दर्द रहता है। तो ये सब कॉमनली उन लोगों को रहता है। लेकिन उसके बाद यूजुअली देखा जाता है कि एक से अधिक अंग में अगर इन्वॉल्वमेंट होने लगे, जैसे कि स्किन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो स्किन में अगर लक्षण कैसे आएगा कि जैसे ही धूप में जाएगा तो लाल तितली के आकार का चेहरे पे रैशेज या धब्बा बनेगा, जिसका रंग बढ़ेगा धूप में जाने से। बाल गिरता जाएगा बार बार। एक आदमी कंप्लेन करेगा मेरा बार बार गिरता है, बाल ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। मुंह में अल्सर्स हो जाता है, बार बार अल्सर्स होता है, नाक में अल्सर होता है। तो ये सब भी एक हिंट मिलना चाहिए डॉक्टर्स को कि अगर
बहुत दिन से सिम्टम्स चल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर नहीं कुछ पता चल रहा है तो ल्यूपस के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह अगर किसी पेशेंट को अगर कम उम्र में ही बीपी हो, उसका पैर में सूजन होने लगे, चेहरा पे सूजन होने लगे, पेशाब में खून आए, पेशाब फ्रॉदी मतलब फेन जैसा होने लगे, तो ये भी एक लक्षण हो सकती। इसके बारे ऐसे पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए, डॉक्टर्स को सोचना चाहिए या पेशेंट को डॉक्टर्स के पास जाके बताना चाहिए और डॉक्टर्स को ल्यूपस के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा पेशेंट हम देखे हैं आज तक जो फीवर 3-4 महीने से फीवर लेके घूम रहा है, उसको बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ जोड़ में दर्द है, जकड़न है और स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो वैसा केसेस को फिर हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग को पाते हैं कि ल्यूपस का पेशेंट है। बहुत वक्त कम उम्र का पेशेंट है, उसको चमकी का बीमारी है, लकवा हो गया, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब भी एक रीज़न हो सकता है ल्यूपस का। तो ल्यूपस का टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह अगर कोई लेडी है जिसका प्रेगनेंसी अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉस है, बार बार प्रेगनेंसी उसका ख़त्म हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, वो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग को सोचना चाहिए कि ल्यूपस तो नहीं है, या सिंपली बहुत सा अंग का डैमेज का लक्षण आ रहा है एक साथ, आँख का प्रॉब्लम, दम फूलने का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, फीवर है, तो तब भी हम लोग को सोचना चाहिए कहीं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ जो ल्यूपस तो नहीं हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग को ब्लड में बहुत सा हम लोग ऐसा पेशेंट्स मिलता है जिसका हीमोग्लोबिन कम है, बहुत सालों से कम है, प्लेटलेट्स गिरता जा रहा है, WBC उसका कम रहता है, कोई उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, जनरल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता ही नहीं चल रहा, तो एंड में पता चलता है कि ल्यूपस टेस्ट किया तो ये ल्यूपस का एक पेशेंट था। तो ये सब लक्षण, सब तरह तरह के लक्षण से ये प्रेजेंट करता है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने बताया है। अब जहाँ तक आपने पूछा कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, इसका कोई क्लियर कट एक टेस्ट नहीं है कि आपको ये टेस्ट करा लिए भाई ल्यूपस घोषित कर दिए, नहीं। इसमें एक से अधिक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट का लक्षण का आपको चिन्ह मिलने लगे, जैसे जोड़ में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, बुखार नहीं जा रहा है, तब जाके हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, इसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, प्लस और भी टेस्ट होते हैं। तो अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ 1:180 टाइटर से ऊपर है, प्लस एक से अधिक बॉडी का ऑर्गन का पर लक्षण, डैमेज का लक्षण मिल रहा है, तो हम लोग ल्यूपस के बारे में सोचेंगे। तो ये एक तरीका है। और भी टेस्ट इसमें हम लोग कराते हैं जो हम लोग को हेल्पफुल होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट टेस्ट होता है, ESR होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और एंटीबॉडी स्क्रीन, सब बहुत सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कराते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ कराते हैं। तो ये सब भी हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है ल्यूपस के डायग्नोसिस में। फिर जहाँ तक उपचार का बात है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका कैसे इलाज करना है, तो इलाज का ये है कि इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, इसका क्योर नहीं है, इसको ट्रीट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको शांत बैठा दें, इसको निष्क्रिय कर दें, जिससे कि डैमेज, नया नया ऑर्गन को डैमेज करना बंद कर दें। तो उसमें हम लोग कुछ कुछ दवा का हेल्प लेते हैं, कुछ कुछ जनरल चीज़ भी है जिसको फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज, स्मोकिंग बंद करना, कुछ डाइट, पर्टिकुलर डाइट है जो इसमें ल्यूपस में हेल्प करता है। उसी तरह कुछ दवा है जैसे NSAID है, फिर स्टीरॉइड्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, आजकल नया नया बायोलॉजिक्स है, बेलिनमैब जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब नया नया मेडिसिन आ रहा है जो काफ़ी हद तक अगर सही टाइम पर डायग्नोसिस हो तो आदमी एक नॉर्मल लाइफ ही लीड कर सकता है। तो ये सब जहाँ तक उपचार का बात है तो ये है। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई महिला जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है लेकिन वो SLE की पेशेंट है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ल्यूपस का पेशेंट को बहुत ज़रूरी है कंसीव के पहले एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना, क्योंकि अगर ल्यूपस सक्रिय है तो मदर और बच्चे, मतलब माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम इससे हो सकता है। अगर सक्रिय एक्टिव है डैमेज, तो उससे क्या होगा कि माँ को प्री एक्लेम्पसिया का चांस, बच्चा का स्टिल बर्थ, उसका ग्रोथ में कमी, ये सब संभावना है। इसलिए अगर जब भी प्रेगनेंसी ल्यूपस का पेशेंट को सोचना है, कंसीव का सोचना है, तो एटलीस्ट 6 महीना तक उसको ल्यूपस को शांत बैठाना होगा। उसका टेस्ट होता है कि एक्टिव है कि नहीं ल्यूपस, कुछ टेस्ट करके, कुछ टेस्ट ऐसा भी कराना होता है प्रेगनेंसी में ही, ज़्यादातर जरूर कराना होता है, जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एंटी-रो, एंटी-ला एंटीबॉडीज़, ये सब जो होता है कि अगर ये माता में प्रेजेंट है तो चांस रहता है कि बच्चा में हृदय की गति पर असर पड़े। तो ये सब हम लोग को पहले भी प्रेगनेंसी के पहले टेस्ट कराना और उनका
पॉसिबल है तो 6 महीना और उससे ज़्यादा कम से कम ल्यूपस को निष्क्रिय कर देना, ये हम लोग का पहला एम होगा। प्लस जब प्रेगनेंसी में जाएगी तो बहुत सा दवा जो ल्यूपस में नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो महिला ले रही थी वो हो सकता है बच्चा पे बैड असर करे, तो वो भी हम लोग का कर्तव्य रहता है कि उसको पता करके क्या दवा ले रही है उसको ऐसा दवा में बदल दे जिससे कि उसको वो सब दवा खाने से बच्चा पे खराब असर ना पड़े। तो वो हम लोग का एक दूसरा काम होगा। और बीच बीच में रेगुलर चेकअप्स हो, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूमेटोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन मिल के काम करें। जैसा कि आपने बताया, तो सर्जरी के अगर कोई इंसान इस बीमारी से पीड़ित है और वो सर्जरी कराने जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि अभी ल्यूपस के बारे में जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है वो हर समय बॉडी में इम्यूनिटी कम कर देता है, तो वैसा लोग को इन्फेक्शन का चांस बार बार ज़्यादा रहता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि क्योंकि जब ऑपरेशन होगा तो रिस्क रहेगा ऐसा पेशेंट्स में कि उसको इन्फेक्शन ब्लड में हो जाए, जहाँ घाव है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या ऐसा ये भी देखा गया कि एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ये सब ल्यूपस का अगर सर्जरी को इलेक्टिव है प्लान करके करना है तो थोड़ा सा निष्क्रिय देख लें कि ल्यूपस शांत बैठा है कि नहीं। उसका टेस्ट होता है जो हेल्प करता है हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट्स हुआ, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA टाइटर हुआ, सिम्टम्स हुआ, इस सब से हम लोग देखते हैं कि हाँ ल्यूपस इनएक्टिव है। वैसे केस में हम लोग उसको सर्जरी के लिए सब्जेक्ट करते हैं, तो हम लोग का सर्जरी का आउटकम बढ़िया होता है, इन्फेक्शन नहीं होने का चांस रहता है और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है और अदर कॉम्प्लिकेशन से बचता है। इवन देखा गया है कि जो हिप आर्थोप्लास्टी कराते हैं और SLE के भी पेशेंट हैं तो उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा होता है। इसलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उसको ल्यूपस को के बारे में समझ बूझ के उसका दवा को, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको मेंशन करना चाहिए कि उसको जो दवा चल रहा है तो उसको बंद करना है कि नहीं। अगर माइल्ड SLE है, मतलब SLE हल्का फुल्का है, माइल्ड है, टाइटर ठीक है, सिम्टम्स सबड्यूड है, ज़्यादा ऑर्गन अंग को असर नहीं किया है, तो हम लोग 6 दिन दवा बंद करके भी सर्जरी के लिए ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसको बहुत सीवियर ल्यूपस है तो दवा बंद करने से ल्यूपस एक्सेसरबेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वैसा केस में हम लोग दवा के साथ को चलाते ही सर्जरी करके और एंटीबायोटिक और अदर प्रोफाइलैक्सिस अदर तैयारी करके सर्जरी कराते हैं हम लोग। अगर SLE का कोई पेशेंट है, उसका दवाई चल ही रहा है, तो उसको घर पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो कंट्रोल रहे, ज़्यादा बढ़े ना? हाँ, तो देखिए दवा ये सब तो बहुत स्पेसिफिक है। पहला चीज़ है कि दवा सबसे चलता नहीं है, इसको प्रॉपर रूमेटोलॉजिस्ट या रूमेटोलॉजी में जो ट्रेनिंग ली है उनसे लेना है। तो ये सब दवा बहुत कारगर है, लेकिन एक बहुत इसमें डबल एज्ड है। ये सब दवा से साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, लेकिन ये सब जादू का भी दवा है। तो रेगुलर टेस्ट, डॉक्टर जैसे बोले आपको टेस्ट जाके उनसे मिलिए, रेगुलर विजिट कीजिए, टेस्ट कराइए, लिवर किडनी ये सब आपका दवा के चलते कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है या कोई नया कोई अंग पे असर तो नहीं हो रहा है। तो रेगुलर विजिट कर करके अपना क्लियर करते रहिए कि ल्यूपस आपका अभी इनएक्टिव है, शांत बैठा हुआ है कि एक्टिव है। इसलिए आपको ये सब केयर रखना है और घर पे तो दवा टाइम पे खाना, तभी जाके ल्यूपस कंट्रोल में रहता है। जैसा कि आपने बताया रेगुलर चेकअप कराने के लिए, तो एक टाइम लिमिट क्या होना चाहिए चेकअप का? वो फिर आपको डिपेंड करेगा, माइल्ड SLE है मतलब हल्का SLE है कि बहुत सीवियर SLE है। बहुत यूजुअली अगर एक बार रिमिशन में चला गया तो 3-6 महीना भी काफ़ी है, लेकिन अगर शुरू का स्टेज है, जब नया दवा स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ दवा का साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता करना है, तो SLE इनएक्टिव या निष्क्रिय हुआ कि नहीं उसके लिए करना है, तो थोड़ा और फ्रिक्वेंटली पहले भी बुला सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा की है। तो आप डॉक्टर विकास सौरभ को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है ताकि हमारे अंदर जागरूकता आए कि ल्यूपस क्या है, इससे शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है या फिर इससे कौन ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इसके इलाज क्या है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगर उस महिला को ल्यूपस है तो वो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।